अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और मैं आपको बहुत हफ्तों से 2-3 हफ्तों 2.5 हफ्तों से कह रहा हूँ कि सुलह होगी, सीज़ फायर होगा और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैंने इनफैक्ट कुछ चैनल्स पे मैंने 5 दिन पहले खबर देना शुरू की थी कि हफ्ते की रात को ये मुतवक्की है। कल हो गया, अल्लाह का करम है। और अब भी बयानात आ रहे हैं, जो बयानात जो लगता है कि जनाब कभी अभी जंग शुरू हो जाएगी तो कल हो जाएगी, तो मैं आपको बताऊं कि ये अपनी अपनी पब्लिक के लिए हैं, पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं। जो मेजर चीज़ें हैं वो तय हो चुकी हैं और बाकी अब जो है एक फॉर्मल सीज़ फायर जब होगा 60 दिन का, उसके बाद मुख्तलिफ़ टीम्स बैठेंगी। जो न्यूक्लियर की टीम है, न्यूक्लियर वालों के साथ बैठेगी, इकानमी की, तेल की, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए, सैंक्शंस के लिए, तो डिफरेंट टीम्स बैठेंगी। ये 15-20 दिन महीना इनकी आर्गूमेंट्स होंगी, बहस करेंगे और उसके बाद दोनों ममालिक जो हैं ये आपस में साइन करेंगे। और इस चीज़ को टाइम इसलिए लगना था कि पिछले 45 साल से इनके किसी किस्म के रवाबित नहीं है, डिप्लोमेटिक टाइज़ नहीं है, खेलों के टाइज़ नहीं है, फिल्मों के नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को ले लें कि हमारे हर किस्म के डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, बल्कि हमारे तो ट्रेड टाइज़ भी थे, लेकिन हमारा ट्रस्ट डेफिसिट कितना ज़्यादा है। तो उनका सोचे कि जिनके आपस में कभी उन्होंने हाथ भी नहीं मिलाया तो उनके ट्रस्ट डेफिसिट का क्या हाल होगा। तो इतना आसान नहीं था उनको यहाँ तक लाना और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा क्रेडिट है। इसमें तुर्किया भी शामिल है, इसमें गालिबन मिस्र भी शामिल होगा, कतर भी, सऊदी अरेबिया भी और चाइना, ये सारे ममालिक इनका कहीं ना कहीं क्रेडिट है। लेकिन दुनिया बहरहाल पाकिस्तान को देख रही है और पाकिस्तान की हर जगह यानी सुनी जा रही है इस वक्त। लेकिन जो दुख की बात है कि आज जो कोयटा में सुबह को हादसा हुआ, इंतहाई खौफनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ। फितनतुल ख़वारिज ने वहाँ पे एक ऐसी ट्रेन पे हमला किया है जिसमें तमाम फैमिलीज़ जो हैं वो ईद की छुट्टियों के लिए जा रही थी अपनी अपनी जगहों पे। और वहाँ पे जो कैजुअल्टीज़ का टोल है मुझे क्योंकि अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन जब मैंने आखिरी बार सुना था तो 20 के करीब था और ये बहुत ही खौफनाक है। और अब इसको किसी न किसी तरह ख़त्म करना पड़ेगा। इनको कहीं ना कहीं इनको जो है वो ऐसी ज़द देनी मारनी होगी कि ये फितनतुल ख़वारिज जो हैं कम से कम हमारे सर से टले। वो क्या होगा, कैसे होगा, ये तो मेरे मेहमान ही बताएंगे। मुझे ज्वाइन कर रही हैं अनीका निसार, सकलैन इमाम और डॉक्टर हामिद खान अल मशरकी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अनीका, आप क्योंकि हम कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट, तो आपसे शुरू करते हैं। आप ये हमें बताइएगा पहले कि जो फितनतुल ख़वारिज से निपटने के लिए क्या हुकूमत पाकिस्तान ने कोई लाया अमल तैयार किया है अभी तक, कि सिर्फ मजम्मत करने के लिए रह गए हम? साहब, फितनतुल हिंदुस्तान के हवाले से लाहे अमल तैयार हो जाना और लाहे अमल के ऊपर किसी तरीके से हम इम्प्लीमेंट करना, दीज आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। लाहे अमल तैयार है, लेकिन लाहे अमल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना और उस शिद्दत से इम्प्लीमेंट करना कि फितनतुल हिंदुस्तान दोबारा करना उठा सके, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मेरा बलोचिस्तान के हवाले से बड़ा एक ओपन और बड़ा एक वाजे जो है वो स्टैंड है, और वो ये कि इनको हम किसी तरीके की कोई स्पेस नहीं दे सकते। जहां इनको स्पेस देंगे ये हिंदुस्तान से पैसे लेंगे या हमारे जवानों को पे अटैक करेंगे। अब मसला ये है, अब ये खवातीन और बच्चों पर अटैक करने पर आ गए। तो मेरे ख्याल में लाहे अमल से मामला आगे निकल गया है। अब हम लोगों को नॉन स्टॉप धड़ाधड़ इनके ऊपर अटैक करने की जरूरत है। जिधर नजर आए शूट एट साइड वाली सिचुएशन हो, वो बात ही ना रहे किसी तरीके से कि अब लाहे अमल बनाएंगे, अब मीटिंग होगी, अब ये होगा, अब वो होगा। दैट टाइम हैज पास्ड नाउ, क्योंकि आपको बलोचिस्तान को सिक्योर करना है। अच्छा, अब मैं आपका क्योंकि ताल्लुक बलूचिस्तान से है ना अनीका, मेरे लॉस का जी, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है ना? जी जी। तो अब मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ कि लेट्स बी ओपन टुडे। बलूचिस्तान में या आपके सरदार जो हैं वो लोगों को कंट्रोल करते हैं, या लेवीज़ कंट्रोल करती हैं, या फिर हुकूमत वक्त जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। तो बलोच अवाम को अगर आप प्रॉपर लोकल बॉडीज़ देते हैं और उनको स्टेट का हिस्सा बनने देते हैं कि वो सियासत में, उसकी रियासत में, हर चीज़ में शराकतदार हों,
तो कम से कम ऑन ग्राउंड सपोर्ट जो है वो तो ख़त्म हो जाएगी ना। तो साहब ये काम करने की कोशिश भी की गई है और ये काम होना चाहिए। आप मल्टी प्रॉन्ग्ड सॉल्यूशन ढूंढेंगे तब जाके चीजें सॉल्व होती हैं। और ऐसा नहीं है कि इससे पहले डॉक्टर मालिक को या किसी और को मौका नहीं दिया गया। क्या सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं थे? क्या हमारे बाकी मुल्क के अंदर लोकल बॉडीज के सिस्टम को बड़ा तगड़ा कर दिया गया है? क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी पहुंच गई है? क्या हम कह सकते हैं पंजाब, सिंध, केपीके के अंदर ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी पहुंच गई है? तो हम इस बात से दहशतगर्दी को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं पहुंची है तो दहशतगर्दी तो हर जगह होनी चाहिए ना, बलोच पंजाब में भी होनी चाहिए। यस, बट है नहीं। क्या दहशतगर्दी का जवाब बन तो मेरा सवाल यह है कि हुकूमत को समझ नहीं आती ये बात कि लोगों को अपना उनके हक मार के रखेंगे तो फिर उनके आगे रिटेलिएशन होगी। ये रिटेलिएशन सिर्फ लोगों के हुकूक से मुंसलिक नहीं है मुबश्शिर साहब। मेरे क्योंकि हस्बैंड का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। ये दहशतगर्दी और ये वाली सारी जो अटैक्स है ना, ये इनका ताल्लुक है एक ब्रेन वॉशिंग से, जो कि वहां के कई असातिज़ा जिनको रिक्रूट किया जाता है BLA की तरफ से, इंडिया की अच्छी खासी फंडिंग की तरफ से, और इसके अंदर फिर ये जाविया आता है कि क्योंकि वहां माशी अपलिफ्ट नहीं हुई है तो लोग जरिया मार्ग ढूंढने की लिए दहशतगर्दी की तरफ जाते रहे। उनकी जहन साजी ये हुई कि आप अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, आप अपने आजाद वतन की बात कर रहे हैं। उनके अंदर ये थॉट प्रोसेस डेवलप किया गया बहुत बचपन से, और बचपन से ये थॉट प्रोसेस डेवलप करने के बाद वो जो है वो एक पैसे और दूसरा इस आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ते हैं। वहां हर चीज के ऊपर इस टाइम पर आपको नजर रखना होगी। वहां के कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ स्कूल के असातिज़ा बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं, कुछ पैसे की बुनियाद के ऊपर लोग चले जाते हैं, कुछ वाकई में सरमचार बने होते हैं और ये सोचते होते हैं कि जी हम आजाद वतन लेंगे। डॉक्टर हामिद खान आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, तो फिर ऐसा करते हैं ना, सबसे पहले तो कल कोयटा पे जाकर जो सबसे ऊंचा पोल है वहाँ से कुलभूषण यादव को टांगा जाए। मैं तो ये डिमांड करूँगा ताकि उनको नज़र आए कि क्या बेच रहा है यहाँ पे, और जो जो दहशतगर्द आइडेंटिफाई हो जाए उसके हर घर वाले को वो जो है डेथ पनिशमेंट मिल जाए, ताकि आइंदा को दहशतगर्द बनते हुए भी सोचे और ग्लोरीफाई ना हो। जी डॉक्टर साहब। मुबश्शिर साहब, जी मुबश्शिर साहब, मैं 100% एग्री करता हूँ। देखें, जो हार्ड स्टेट का कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़ा क्लियर है कि दहशतगर्द के लिए कोई माफ़ी नहीं है, और ये वो दहशतगर्द हैं जो कि प्लांटेड हैं, फाइनेंस्ड हैं, और इनके साथ किसी किस्म की माफ़ी नहीं हो सकती। क्योंकि आपने ये जो बात कही, मैं नहीं समझता कि इनका जहन तब्दील हो सकता है, क्योंकि ये उस बात पे कमिटेड, और ये चंद लोग हैं। अभी भी मैं कहता हूँ कि बाकी बलूचिस्तान की पब्लिक जो है, दे बिलीव इन सिस्टम। उनको बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि इस वडेरा और सरदार सिस्टम से जान छुड़ाकर उनको बेसिक डेमोक्रेसी देनी चाहिए, इससे मैं कोई इनकार नहीं करता। लेकिन ये जो फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जो फासिक लोग हैं ना, इनके साथ कोई माफी और इनके यार एक मिनट डॉक्टर साहब, ठहर मुझे एक नहीं, मेरी एक अर्ज सुने जरा, मुझे सवाल का जवाब दें। आपको पता है हिंदुस्तान इनको फंड कर रहा है, मुझे पता है, निका को पता है, सबको पता है। तो फिर हम क्यों नहीं हिंदुस्तान में सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को फंड करते? हम क्यों नहीं नागालैंड जाते, मणिपुर जाते, खालिस्तान को हम ओपनली क्यों नहीं हेल्प करते, कश्मीर में क्यों नहीं आज़ादी के लिए करते? फिर आई मीन इफ पुश कम्स टू शव देन वी शुड डू दैट। एब्सोल्युटली मुबश्शिर साहब, मेरे साथ यहाँ पे खालिस्तान की लीडरशिप ये शिकवा करती है कि जी हमें क्यों नहीं ओपनली पाकिस्तान। तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ ना कि क्यों नहीं कर रहे। करता हूँ आपसे, और मैं उनको ये कहता हूं कि जी हम अभी भी इस चीज पे हैं कि हम ये दुनिया को, हमारा एक बड़ा क्लियर स्टांस है कि जी हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम मॉरल सपोर्ट जरूर करेंगे, हम खालिस्तान की भी मॉरल सपोर्ट। लेकिन आपकी बात से मैं एग्री करता हूं। और एक और चीज बड़ी क्लियर है, वो ये कि मुझे ऐसे लग रहा है कि चूंकि इंडिया के पास अब कोई और हल नहीं रहा, मई की जो शिकस्त हुई है उसके बाद, अब वो इसी तरह से हमें हर तरह नहीं, मैं नहीं एग्री करता, मैं नहीं एग्री करता, क्योंकि एक मिनट, वो पहले भी ये कर रहे थे और वो अभी भी ये कर रहे हैं, वो रुके कब है? अब इन्होंने इसको ओनली रिजॉल्व के तौर पे ले लिया है। फुल काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक दोनों अप्रोच उनकी एक ही चीज है के अंदर जो है वो दहशतगर्दी शायद। और मेरा ख्याल नहीं, आज ऐसा करें, एक और काम करते हैं डॉक्टर साहब ने, मैं नहीं, मैं और आप मिलकर भी हम इंडिया की बुराइयां करते रहेंगे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। लेट्स कम अप विद सॉल्यूशन टुडे। आप मुझे बताएं क्या सॉल्यूशन होना चाहिए?
सोल्यूशन दो ही है। एक तो ये कि हमें ओपनली वन लास्ट वॉर्न करके उसके बाद हमें कुछ भी करना पड़े। हमने अफगानिस्तान के अंदर भी कार्रवाइयां की हैं, हमने यहां पर भी जहां तक भी जिस हद तक भी हमें जाना पड़ता है, एक्शन प्लान था, उस हवाले से हमें एक्सट्रीम हार्ड स्टेट बन के इनको कोई माफी नहीं देनी। और दूसरी बात यह है कि अब इंडिया को अब हम वार्निंग दे के जी अगर इंडिया ये कैरी ऑन रखता है तो वी हैव द राइट। डॉक्टर साहब, आप यूके में रहते हैं, आप यूके में रहते हैं, मैं इसको इस तरह समझता हूँ। आप यूके में रहते हैं, जी, किस शहर में? मैं मैनचेस्टर, अब मैनचेस्टर लंदन के बाद। तो अगर यहाँ से कोई बच्चा आता है 20, 21, 22 साल का और वो गाड़ी लेके निकलता है मैनचेस्टर से, तो वो स्कॉटलैंड, आयरलैंड हर जगह पे आराम से रात को जा सकता है कि नहीं जा सकता? इवन आधी रात को दिन के टाइम पे जा सकता है? 100%। यहाँ पे आप इस अपनी उम्र में दिन के टाइम पे जाके दिखा दीजिएगा मुझे बलूचिस्तान या आधा खेती के। तो इसका मतलब है ये हालात ठीक नहीं होने जब तक हमें कोई एक्शन नहीं लेना। अब वो एक्शन क्या है? अब वो एक्शन क्या होगा? वो पीसफुल एक्शन है, वो आर्म्ड एक्शन है, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, मुजम्मत से काम नहीं चलेगा। मुबशर साहब, इनके साथ मुकम्मल आर्म्ड एक्शन चाहिए और पूरी कौम इसके लिए पीछे खड़ी है। और देखें, पूरी कौम का पूरा एक बिलीव है कि अगर हम एक बार इसको फैसला कर लें और हम कोई लचक ना दिखाएं, हम किसी तरह का सॉफ्ट कॉर्नर ना देखें। होता ये है नहीं ना डॉक्टर साहब, आपके अफगानिस्तान आपसे क्योंकि इंडिया के साथ मिला हुआ है, वो यहाँ वारदात करते हैं, भाग के उधर निकल जाते हैं, उनको पनाह मिलती है, सब कुछ मिलता है, तो फिर वो आ जाते हैं जब आप कितनी हालत में जंग रहेंगे। मैं अफगानिस्तान में कहता हूं कि पाकिस्तान को रिजीम चेंज करनी चाहिए और पाकिस्तान इज कैपेबल टू डू दैट। मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूं। अब पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज जरूर हैं कि ये जो आधे तालिबान जो इंडिया के पिट्ठू और कठपुतली बने हुए हैं फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, मेरा ख्याल ये है कि काबुल के अंदर जो है, देखिए कंधार में पहले डिवीजन है, हिलमंद में और ग्रुप है, तालिबान थोड़े से हैं जिनका कंट्रोल है। पाकिस्तान को रिजीम चेंज के ऊपर काम करना। सकलैन साहब भी बैठे हैं, उनको भी ले आते हैं। सकलैन साहब, थैंक यू, और आप हमारे सीनियर हैं और आपको मैंने वेट कराया, माय अपॉलॉजीज फॉर दैट, बट ओवर टू यू सर। देखिए, ब्रेन वॉशिंग एक ऐसा लफ्ज़ है जो हर हम मुखालिफ के बारे में कहते हैं। हमें ये भी देखना चाहिए कि आज से सिर्फ 3 बरस पहले तक हमने लफ्ज़ फितरतुल ख़वारिज या फितरतुल हिंदुस्तान सुना ही नहीं था। हमारे यहाँ दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। तो अब ज़रा गौर कीजिए कि ये ब्रेन वॉशिंग किसकी हो रही है। क्या कोई क़ुव्वत या कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके बलोचों के ब्रेन वॉशिंग कर रहा है, या इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके पंजाबियों के और गैर बलोचों के ब्रेन वॉश किया जा रहा है? तो हम नफ़रतों को बढ़ा रहे हैं। हम हिंदुस्तान पर हर चीज़ का इल्ज़ाम लगाकर अपनी अंदर की सियासी और इक़्तिसादी जो पसमानदगी है, जो इदारों की कमी है, उसकी हम निशानदही नहीं करते हैं। बलूचिस्तान का मामला कोई 3 साल पुराना नहीं है, ये कोई 70 साल से भी ज़्यादा पुराना मसला है। कई मरतबा वहाँ पे तहरीकें उठी हैं और बिल आखिर कुछ न कुछ सियासी तस्फिया ही हुआ है, चाहे मुकम्मल हुआ या नहीं हुआ। आपने 1973 का जो आइन बनाया था उसमें बलोचों को हकूक़ दिए थे, लिहाजा उन्होंने अपनी हुकूमतें फॉर्म की और पाकिस्तान के साथ चले। फिर आपने 2 साल बाद ही उन हुकूमतों को डिसमिस कर दिया, भुट्टो साहब ने उस वक्त। उसके बाद से फिर एक नई तहरीक चल पड़ी वहाँ पे। इसी तरह जनरल मुशर्रफ के ज़माने में मामलात इतने बिगड़े हुए नहीं थे कि आपने वहाँ पे फ़ौजी ऑपरेशंस किए, सख्ती की। नतीजा ये निकला कि वो बलोच लीडर जो पाकिस्तान का हामी था पहले दिन से, जो जिना के साथ पहले दिन से खड़ा हुआ था, नवाब अकबर भुट्टी, आपने उसको भी मार दिया है। तो जो कुछ पहले से अलहदगी पसंद थे वहाँ पे, आपने उनमें एक अपने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को भी उसी में शामिल कर दिया है। तो हम अगर ताकत के इस्तेमाल से हर मसले का हल निकाल रहे हैं और ये हमारे साहब, एक मिनट, आप भी माजरत, उन्हें एक मिनट ठहर जाएं। आप भी मेरी एक अर्ज सुन लें, आप जो है ना वो देयर आर नो इजी सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर मैं बरतानिया में हूँ और मैं वहाँ पे अपने हकूक़ मनवाने के लिए वेपन साथ में उठा लूँ, तो यही बात ना आप करेंगे ना बरतानिया की इंतज़ामिया और लॉ इन्फोर्समेंट करेगी। आप लोग ये बातें अमेरिका में नहीं करेंगे अगर वहाँ पे कोई वेपन साथ में उठाता है, या फ्रांस में नहीं करेंगे, ना हुकूमत करेगी। प्लीज़ माजरत के साथ हमें ना ये इस तरह की बातें मत बताएं कि हम लोग बिल्कुल जाहिल हैं या नलायक हैं। नहीं हैं इतने जाहिल,
living amongst them and facing them is a different ball game, and you know, coming up with a solution is a different thing. तो फिर आप मजीद मारें लोग तो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू फाइंड, आई एम ट्राइंग टू फाइंड, देखिए एक सेकंड, लॉ इन्फोर्समेंट के आगे, रियासत के कवानीन के आगे जो वेपन उठा लेता है, आप अमेरिका जाएं जरा ऐसा करें, और न्यूयॉर्क में जो कांस्टेबल है ना उसके बेटन को हाथ लगाएं, वो पूरे घर, यार एक मिनट ठहर जाएं, आइन हर कानून जो है वो कोई भी बड़ा, सकलैन साहब एक सेकंड मेरी बात सुने, आपको शायद नहीं पता, पाकिस्तान में 1973 के अंदर आइन आ गया था और आज भी है, और वो बरतानवी आइन के काफ़ी करीब है, काफ़ी चीज़ें उनकी कॉमन है, लेकिन प्लीज़ दिस इज़ इंसल्टिंग अस पाकिस्तानीज़ इफ यू से यहाँ पे आइन नहीं है, आइन बिल्कुल है। प्लीज़ टॉक अबाउट अफ़गानिस्तान जहाँ पे तालिबान जो है वो अफ़गान भी नहीं है और वो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं। देखिए बात सुने, पाकिस्तान में आइन कितना है, कितनी बार बहुत है सर, एक मिनट, नहीं सर, नहीं सर, क्या वो सारे मार्शल लॉ जो हैं सर, एक सेकंड, डोनाल्ड ट्रंप ने आधी दुनिया को जंग में झोंक दिया, क्या उसने कांग्रेस से अप्रूवल ली? एक मिनट ठहर जाएं, आपकी गवर्नमेंट ने इराक के ऊपर हमला कर दिया वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का कह के, टोनी ब्लेयर ने, उसको शर्म आई? कभी उसने माफी भी मांगी? कभी आपकी बरतानिया की हुकूमत, आप लोग अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, एक मिनट, नहीं मैं हूं, इसलिए मेरी आप अर्ज सुन लें, नहीं आप मेरी एक अर्ज सुन लें, अभी आपके हाउस ऑफ विंडसर है ना, हाउस ऑफ विंडसर है ना, आप कैसी डेमोक्रेसी है कि पूरा बरतानिया टैक्स देता है एक फैमिली की अयाशियों को अफोर्ड करने के लिए? ये जमहूरियत है? रॉयल्टी जमहूरियत है? मेरा ख्याल है हमारी बहुत सारी लाइल्मी है, बरतानिया जो है वो टैक्स नहीं देता, बल्कि अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि शाही खानदान खुद टैक्स नहीं देता। पूरा बरतानिया जो है वो शाही खानदान की लीज जमीन पर है। मैं अगर घर भी लेता हूं, इट विल स्टिल बी लीज टू द किंग। नहीं, वो तस्वुर देखिए, आप जो सियासी तस्वुरात को कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं अपना कह रहा हूं, जिस तरह पाकिस्तान में कहा जाता है कि जमीन जो अल्लाह की मलकियत है लेकिन कब्जा किसी वडेरे का होता है, इसी तरह बरतानिया में ये तस्वुर है कि जो जमीन जो है बरतानिया की, सल्तनत बरतानिया जो है वो क्वीन की या मोनार्क की है, मोनार्क होने की वजह से। लेकिन जो कानून है, आप कुछ भी खरीदते हैं तो ठीक है, पेपर्स में लिखा है कि मुल्क बरतानिया का है और यहाँ का जो अमीरुल मोमिनीन है वो बादशाह या क्वीन होती है, ठीक है, लेकिन ये कि जो कानून के तहत जो पार्लियामेंट ने बनाए वही चल रहे हैं। तो आप दो चीज़ों को कंफ्यूज ना करें। अच्छा, पार्लियामेंट ने बनाई है, पार्लियामेंट ने तो कहा जुवेनाइल को सजा नहीं हो सकती। आपने जब आपका 7/11 हुआ है, आपने तमाम जुवेनाइल्स को सजा भी मिली है। वो जब कारे 4 पे हमला करने वाले 14-14 साल के बच्चे थे, उनको भी 5-5 साल की कैद हुई है। आपके कानून में तो नहीं था, उसके लिए अमेंड कर दिया आपने। ऐसी बातें ना करें, यानी जो हथियार अपने हाथ में लेता है, सजा नहीं हो सकती। आप, मैं कह रहा हूं, जो हथियार अपने हाथ में लेता है, हम मौजू जो कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं बड़ा क्लियर हूं एक बात पे सकलैन साहब, क्लियर है आप कि मैंने जुवेनाइल को सजा होती है, जुवेनाइल को सजा होती है और यहाँ होती है, यहाँ पे सजाए मौत नहीं होती है, वो बड़ों को भी नहीं होती है, और जुवेनाइल को जो सजा होती है बहुत कम। अगर हो जाए ना तो बहुत बेहतर हो जाता। मैं एक बात कहूं जी आमिर साहब, बड़ी छोटी सी बात है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ मुबश्शिर साहब कि यहाँ की भी सिस्टम में बहुत सख्त खराबियां हैं। आज जिस अंदाज में एक्सट्रीम राइट विंग हम पे मुसल्लत हो रही है, मैं नहीं समझता कि वी आर लिविंग इन एनी आइडियल डेमोक्रेसी। मैं तो ब्रिटिश सिस्टम पे, मैंने कल एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम किया। मैं इस पे आता हूँ, छोड़ दे ब्रिटेन को, मेरा मसला पाकिस्तान है। मैं असूल नाइजल फराज उनका इमरान खान है, आप फिक्र ना करें, आने तो दे उसको। वेरी क्विकली, वो $7 मिलियन की करप्शन करता है, तो उसको अगर जस्टिस सिस्टम सजा नहीं देता, नहीं देगा, मतलब है और वो कहता है कि मैंने तो डोनेशन ली थी और इसलिए मैंने डिक्लेयर नहीं किया था। उस पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का नहीं होगा। 6 मिलियन पाउंड का था। अनिका, वेरी क्विकली, मैं एक बात से एग्री करता हूँ सकलैन साहब की, वो जायज़ बात है कि हमें लोगों को इन कॉन्फिडेंस लेना है एंड उनको ऐसे फील कराना है कि वो उस रियासत का हिस्सा हैं या पॉलिटिकल अमल का हिस्सा है। वो हमारे से ज़रूर सीरियसली लैक हो रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद जो उठा ले हथियार, फिर उसके और उसके तमाम घर वालों की माफ़ी नहीं होनी चाहिए।
Let me start with this, मुबश्शिर साहब, कि I do not give a damn कि यूएसए और यूके में क्या हो रहा है। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यूएसए के अंदर कौन सा कानून है और यूके में कौन सा कानून है। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि यहाँ बलोच खवातीन और बलोच बच्चों और बलोच मजदूरों और बलोच कारकुनों के ऊपर भी अटैक होने लग गए हैं। मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि बलोचिस्तान 3 तरीके से डिवाइडेड है। एक पख्तून्स है, एक बलोच है, एक मकरान बेल्ट है। सो बलोचिस्तान को प्लीज आप वो ह्यूमन राइट्स एंड वो वाले एंगल्स देना बंद कर दें, आइन कानून वाले एंगल्स देना बंद कर दें, इसलिए क्योंकि ये वो टेरिटरी है जहां बड़े अरसे तक हमारी रेटी कोई नहीं थी। और ये भी छोड़ दें कि पाकिस्तान के साथ कौन था। वी कैन नॉट लिव इन द पास्ट। क्या हमने पास्ट में रहना है कि जी यहाँ बहुत सारे मार्शल लॉ आए, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। उन्हीं मार्शल लॉ की वजह से हमने बहुत सारी चीजें सफर की, लेकिन हम लोगों ने भुट्टो साहब के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को टूटते हुए भी देखा। यहाँ जमहूरियत वालों ने और आमरीयत वालों ने दोनों ने अपना अपना किरदार निभाया है चीजों को खराब करने में। चाहे नवाज शरीफ साहब हो या जरदारी साहब हो या इमरान खान साहब हो, कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित नहीं हो पाया। किसी ने प्रूव करने की ट्राई भी नहीं की। जिसको मौका मिला, जब मौका मिला, उन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह का अपना जो है वो सेल्फ इंटरेस्ट को आगे बढ़ाया। सो प्लीज आई डोंट केयर कि बाकी ममालिक में क्या हो रहा है। मुझे पता है कि मेरे बलूचिस्तान के अंदर पंजाब के लोग क्यों नहीं जा सकते। मुझे पता है कि बलूचिस्तान की बढ़ोतरी इसी में है कि सारे सूबों के जो लोग हैं वो वहां जाके काम करें। पंजाब क्यों आगे है, कराची क्यों आगे है? लेट्स फेस इट, क्योंकि यहाँ सारे सूबों के लोग हैं, हर कोई अपनी एक्सपर्टीज लेकर आता है, हर किसी की खुसूसियत अलग होती है। पंजाबी अपनी खुसूसियत लेके आएगा, सिंधी अपनी खुसूसियत लेके आएगा, पठान अपनी खुसूसियत लेकर आएगा, बलोच अपनी खुसूसियत लेकर आएगा। तो ये एक हम लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, वो ये है कि वी कैन नॉट सेग्रीगेट एरियाज। एक एरिया उसका है, बस खत्म, कोई और नहीं आ सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात अलग है कि वहां के लोगों को हुकूक मिले या नहीं मिले। मुझे ये बताइए, रहसानी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, उनके ऑफिशियल रेजिडेंस के अंदर कितनी गाड़ियां खड़ी थी? किसकी गाड़ियां खड़ी थी? क्या कोई ऐसी गाड़ी भी खड़ी थी जो कि उन्होंने लीगल मीन्स से नहीं ली थी? ये जो सरदार हैं उधर के, जो बहुत सारे इवन जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बाहर से फंड हो रहे हैं, इंडिया से फंड हो रहे हैं, यूके के अंदर फंडिंग होती है इनकी, बहुत सारे और ममालिक इनकी फंडिंग करते हैं। डू वी नॉट नो कि ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स चैंपियन बनती हैं, जो आइन और कानून के चैंपियन बनती हैं, इस टाइम पर रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर इन्हीं की वजह से तबाही के दहाने के ऊपर खड़ा हुआ है। यूएन को बिल्कुल बुलडोज करने वाला कौन है? यही वेस्टर्न पावर्स का चहीता इजराइल। तो प्लीज ये ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस बनना बंद कर दें। वी नीड टू कर्ब टेररिज्म, एंड ऑफ स्टोरी। अगर कोई, और मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकती हूँ, इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज माई हस्बैंड, माई इन लॉज आर फ्रॉम बलोचिस्तान, आई सी इट देयर। हर बलोच पाकिस्तान के खिलाफ अनिका आते हैं ब्रेक के बाद। और आपको मैं एक बात कहूं, जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बात कहूं, देखें आप जब गाड़ी नहीं चला रही होती हो, आप प्रोग्राम में आती हैं, आप कितनी इफेक्टिवली बातें करती हैं, इसलिए आपको हमेशा कहता हूं, नहीं कुछ मसला नहीं। वेरी क्विकली, इससे पहले कि हम इसको मिस कर जाएं, सकलैन साहब, मैं 3 हफ्ते पहले आपके साथ एक मैंने पॉडकास्ट किया था रात को, जब हम लाइव करते थे रोज़ाना ईरान सिचुएशन पे, और मैंने उस वक्त भी कमेंट्स दिए थे कि ईरान जंग जीत रहा है। तो मुझे कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, लेकिन आज मैं खुल कर कह सकता हूँ कि जो सारा कुछ हुआ उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ईरान जंग जीत गया। और इस खित्ते के लिए ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ने इतना अहम रोल भी प्ले कर लिया, ईरान की सॉवरेनिटी भी इंटैक्ट है, और खित्ते ने को उसकी अब रिस्पेक्ट भी करनी पड़ेगी। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स ओपन अप ओवर हियर। सकलैन साहब, योर 2 सेंट्स। देखिए, ये जंग जो थी, अगर आप देखें, अमेरिका और इसराइल ने जब 28 फरवरी को शुरू की थी, तो उनका पहला हदफ या जो उनका डिक्लेयर था, 2-3 उन्होंने गोल पोस्ट जो है वो बदलते रहे हैं, लेकिन 3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी कि एक वो ये वहाँ की मिलिट्री डिग्रेडेशन करना चाह रहे थे, दूसरे उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उस पर अपनी शराइत बनवाना चाह रहे थे, और तीसरा फिर उन्होंने कहा कि हम रिजीम चेंज करना चाह रहे हैं यहाँ की हुकूमत को, और इसीलिए उन्होंने एक भरपूर हमला करके डीकैपिटेट किया था, उनकी पूरी की पूरी लीडरशिप को क़त्ल कर दिया था। तो जो इतने बड़े हमले के बावजूद भी आज तक वहाँ पे वही चीज़ें मौजूद है जिनको वो ख़त्म करने गए थे। तो ये जंग तो पहले
3 दिनों में ही वो हार गए हुए थे। और दूसरी ये था कि जब ईरान ने अपनी सेकंड स्ट्राइक यानी भरपूर हमले के बाद जो जवाब देना शुरू किया, वो एक मिलिट्री स्ट्रेटजी में कहा जाता है सेकंड स्ट्राइक है कि आप एक भरपूर हमला करें और मुखालिफ जो इतने भरपूर हमले को न सिर्फ सह जाए, बर्दाश्त कर ले, बल्कि जवाबी कार्रवाई भी शुरू कर दे, जिसके नतीजे में अमेरिका के जो ख़त्ते में तकरीबन 16 या 17 मिलिट्री बेसिस थे वो या पार्टली तबाह हो गए या मुकम्मल तबाह हो चुके हुए हैं, और इसराइल की बेइंतहा बर्बादी हो चुकी हुई जो ख़बरों में अभी तक नहीं आ रही है। तो इसके नतीजे में ही शुरू से अमेरिका के सदर को एहसास हो गया था कि जंग हार गए हैं। उनका ख्याल था 2 या 3 दिनों में सब काम हो जाएगा, वो नहीं हुआ। ये उनको शैतान याहू ने बताया हुआ था ना, खुद भी वो समझदार आदमी है, डील करने के माहिर हैं। शैतान याहू नेतन्याहू तो अभी भी गड़बड़ करेगा, क्योंकि वो अभी भी लेबनान में जो वो हमलों की तैयारियां कर रहा है, उससे बहुत सारे वहाँ के जो जनूबी लेबनान के जो गांव हैं या इलाके हैं उनको इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स दिए हुए कि यहाँ से निकल जाओ, हमने बर्बादी करनी है। तो वो लोग एयर फोर्स के ज़रिए बमबारी कर सकते हैं लेकिन कब्ज़ा नहीं कर पा रहे। तो यही जब डोनाल्ड ट्रंप ने देखा पहले ही दिनों में कि हमारा जो प्रोग्राम था कि 2-3 दिनों में सब काम हो जाएगा, वो नहीं हुआ, तो उसने पहले 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान से रब्ता किया था। ये अब सब चीज़ों यानी अखबारात में मुख्तलिफ वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे जो हैं यहाँ के इदारे कह लें मीडिया के, उनमें आ चुकी हुई है कि पहले 10 दिन में ही डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान से रब्ता किया था, क्योंकि उसको मालूम था कि पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात हैं। कोशिश तो उन्होंने तुर्की के ज़रिए भी की है, ओमान के ज़रिए, लेकिन ओमान ने तो साफ इनकार कर दिया कि जी हम आपके बात की ज़मानत किसी को दे ही नहीं सकते हैं। तो पाकिस्तान ने अलबत्ता ये ज़रूर एक पोजीशन दिखाई है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे जब ये नेगोशिएशन शुरू की तो उन्होंने एक किस्म के ईरान को ये एतमाद में लिया कि हम किसी ऐसी खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो ईरान के ख़िलाफ़, लेकिन हम ये चाहते कि जंग रुके ताकि जंग ख़ित्ते के लिए नुकसानदेह है। तो ईरान और क्योंकि पाकिस्तान के पुराने ताल्लुकात हैं और एक दूसरे पे एक एतमाद की एक हद भी है, जिस तरह के पाकिस्तान के जंगों की सूरत में पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट वहाँ पे जाके पनाह लेते रहे हैं, और हमने ये भी खबर सुनी कि उनके भी कुछ एयरक्राफ्ट ने आके पाकिस्तान में पनाह ली है, रेफ्यूज लिया है। तो ये इसके नतीजे में पाकिस्तान ने एक बड़ा मस्बत किरदार अदा किया है और वो पाकिस्तान की तारीख़ अपनी है। तो इसके नतीजे में जो हमने जंग में एक सीज़ फायर जो 7 अप्रैल को जो नज़र आया, जो 8 को जिसका इतलाक़ होता है, तो वो एक बहुत बड़ी पेशरफ़्त थी, क्योंकि उससे पहले ये नज़र आ रहा था कि जंग बढ़ेगी और ईरान ने जंग बंदी के लिए नहीं कहा था। अलबत्ता हम सब जानते हैं कि जंग बंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन जो हमलावर है, और क्योंकि यहाँ पे हमलावर अमेरिका और इसराइल थे, वो अभी भी गड़बड़ कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तमाम चीज़ों पर आपने बिल्कुल सही इशारा किया है कि अमेरिका जो है वो अपने अहदाफ हासिल करने और नाकाम हो चुका है, जंग हार चुका हुआ है, लेकिन वो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो गाड़ना चाहता है। वो करने दें उसको, लेकिन दुनिया को पता है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को जो मर्जी कहना चाहता है कि हमें उससे क्या। लेकिन आमिर मुशफ़िकी साहब, पाकिस्तान की तो बहुत बड़ी जीत है ये। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की एक ऐसी जीत है जो आइंदा कई दहाइयों तक बड़ी प्रोमिनेंट रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये, मैं बार बार कहता हूं, जो पाकिस्तान की एक तो जीत इस अमन मुज़ाकरात के हवाले से है, इस फेस सेविंग देने के हवाले से है। दूसरी बड़ी जीत जो है ये कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान की जो जंग होने से रोकी है, जो खित्ते के अंदर इसराइल का मेन जो मोटिव था पहले जंग के हफ्ते के बाद, वो यही था कि जी किसी भी तरह अरब ममालिक को ईरान से लड़ा दिया जाए और उसके बाद चाहे अमेरिका निकल जाए, इसराइल निकल जाए और यहाँ पर एक नई हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए बड़ा क्लियर हुआ है कि जो जलालत अमेरिका ने 20 साल अफगानिस्तान में जंग रखने के बाद जाते हुए उठाई, वियतनाम में कई साल में उठाई, उससे कई गुना बड़ी जलालत जो है, शर्मिंदगी जो है और डिक्लाइन जो है वो ईरान के हाथों शिकस्त की वजह से अमेरिका को हुआ है कि आज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, आज दुनिया में नई ताकतें आनी है, अरब ममालिक अमेरिका से जान छुड़ा रहे हैं और जो एशिया के अंदर और गल्फ के अंदर जो स्ट्रेटेजिक अलायंस बन रहे हैं उसके अंदर अमेरिका कहीं नजर नहीं आ रहा। इससे बढ़ के अमेरिका की कोई शिकस्त नहीं है, अपना वो लॉन्ग टर्म शिकस्त है। अनीका, अगर आप घरेलू प्रोग्राम से फारिग हो गई हैं तो मैं इधर सवाल पूछ लूं, क्योंकि आप लगता है बैक वक्त 2 प्रोग्राम कर रही हैं। मेरा अपना प्रोग्राम है, थोड़ी देर बाद उसकी तैयारी भी करेंगे। हाँ, मुझे पता है, इसलिए वो मैंने कहा कि मैं आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस में इस बात का भी दिलवाऊंगा कि आप बैक वक्त 2 प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं। मुझे एक बात,
एक बात मुझे बताइएगा जिसको कोई अभी टच नहीं कर रहा, अमेरिका ने 40 दिन ये लड़ाई की, या आई मीन एक्स नंबर ऑफ डेज, मैं एग्जैक्ट वो उसमें नहीं, हर किस्म के वेपन्स यूज़ हो गए, B-2 से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके एयर डिफेंस सिस्टम एंड जो जो उनके पास था, क्लस्टर बॉम्ब्स वगैरह सब कुछ यूज़ हो गया। डू यू थिंक चाइना विल बी वेरी हैप्पी वॉचिंग ऑल ऑफ दिस एंड दैट टेल्स चाइना कि कल को उसको फ्यूचर में कैसे अपनी यानी जो वॉर प्लान्स हैं उनको कैसे स्टडी करना था या एंगेज करना था? नाउ देव सीन इट फर्स्ट हैंड। और सब इससे इस तमाम जंग से 3-4 चीजें हुई हैं। एक तो ये कि यूएसए का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जिनको वो अटैक करना चाहता है, उस डिस्टेंस और एक वीक पॉइंट जो मिडिल ईस्ट के अंदर उनके बेसिस हैं, अगर वो उनके पास नहीं होते, आसपास के ममालिक के पास के बेसिस उनके पास नहीं होते, तो फिर उनके लिए कितना वीक पॉइंट बनता है। ये सारी चीजें, इस सारी चीज की कलई खुल गई है। सेकेंडली, हम लोगों को ये भी मालूम हो गया कि उनका जो एम्यूनिशन का जितना भी एक रिजर्व है वो कितने अरसे तक चल सकता है, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम कुछ ममालिक को इंक्लूडिंग जापान जो मिसाइल्स देने थे यूएसए ने, उन्होंने कह दिया है कि अब हम आपको 2028 तक नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि पहले हमें अपने रिजर्व्स को इवन ताइवान को रोक दिया, उनको वापस लेकर जाए। एग्जैक्टली। सो इस टाइम पर आपके सामने एक वीक पॉइंट आ गया, एक एक्िलीज हील है ये यूएसए की, कि अगर आप इस तरह से सस्टेन कर जाते हैं वॉर को, जहां आप उनके बेसिस को या उनके हब को निशाना बनाते हैं, तो फिर यूएसए कुछ नहीं कर सकेगा। ये एक और चीज भी जानने की है कि एक स्वे आता है, एक शिफ्ट आता है। 100 साल तकरीबन सेंचुरी और सो वेस्ट की होती है और सेंचुरी और सो ईस्ट की होती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्ट्रैटेजी जो है वो इसके बाद, या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ जाएगा इस जंग के बाद? मेरी नजर में स्ट्रेटेजिक शिफ्ट बिल्कुल आ जाएगा, इसलिए क्योंकि ईस्ट के बहुत सारे ममालिक इंक्लूडिंग रशिया एंड चाइना ये बात का इदराक कर चुके हैं कि यूएसए अब वो पावर नहीं रही है जो कि बुली हो और आर्म ट्विस्ट करे और कोई भी आर्म ट्विस्ट हो जाए। ईरान के लिए जंग जीतना सिर्फ इतना था कि वो सस्टेन कर जाए, यूएसए के लिए जंग हारना सिर्फ इतना था कि वो चीजें अचीव ना कर सके जो वो चाहता है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जंग से पहले बंद नहीं थी, जंग के बाद बंद हुई, यूएसए फेल हो गया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने में, ये यूएसए का एक फेलियर था। फॉर एग्जाम्पल, न्यूक्लियर डील के हवाले से पहले ही ईरान रेडी था, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ऑलरेडी इस बात की बात कर चुके थे, उनका जो ईरान के अंदर आयतुल्लाह खामनाई के टाइम से ऑलरेडी एक फतवा था कि हाँ, मुसलमानों के पास न्यूक्लियर आर्म्स नहीं होने चाहिए अकॉर्डिंग टू देम, विच आई कंप्लीटली डिसएग्री विद, लेकिन एक वो था फतवा, तो वो उसके हिसाब से भी चल रहे थे। तो न्यूक्लियर आर्म्स की रेस के अंदर वो ऑलरेडी नहीं जाना चाह रहे थे अगर उनके साथ डिफरेंट तरीके से डील किया जाता। यहाँ सारा मामला ये था कि एक सुपर पावर को एक 47 ईयर्स सैंक्शन फेस करने वाले कंट्री ने बिजी रखा, और बिजी रखने के बाद उनके आर्म्स एंड एम्यूनिशन डिप्लीट किए। और एक और चीज जो सामने आ गई, जो कि मेरे ख्याल में यूएसए के अंदर भी अब इस बात का इदराक होना चाहिए, लिंडसे ग्राहम टाइप लोगों को निकाल के उनको बाहर फेंकना चाहिए, एपेक लॉबी को उनको साइड पे करना चाहिए, एंड दे मस्ट रियलाइज कि इजराइल इज नॉट यूएसए's फ्रेंड। इजराइल इज राइडिंग ऑन द बैक ऑफ यूएसए, बट किसी भी तरीके से वो यूएसए का बेहतरी नहीं चाहते। वहां की अवाम के पास हेल्थ केयर नहीं है, वहां की अवाम के पास जो है वो उनका जरिया माश छिन चुका है, उनकी इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है। अब जो उनका फेडरल रिजर्व का हेड आना है, उसने कहा है कि वो इन्फ्लेशन की कैलकुलेशन को भी चेंज कर देगा ताकि इन्फ्लेशन के नंबर। मुझे जो है ना आपका फ्रीज हो गया सकलैन, मुझे आपकी पिछली बात से मुझे एहसास हो रहा है कि अगर उसने लेबनान पे अटैक कर लिया और तैयारी कर रहा है, तो शायद हमारे पंजाबी में एक सेइंग है, कुब्बे लातरा आ गई। तो इस वजह से अब सारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो इकट्ठे ही हो जाएंगे, और जो हमारी और आपकी ज़िंदगी में खा भी रहेगा, लेकिन इज़राइल जो है वो हमें इकट्ठा कर सकता है। तो मुझे ये लग रहा है कि अब बड़ी बड़ी स्टेज आने वाली है कि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो दे माइट गेट टुगेदर अगेंस्ट इज़राइल। मैं ऑफ कोर्स उसमें यूएई को नहीं शामिल कर रहा। मैं आपके देखिए, हम सब की ख्वाहिश यही है जो आप ये कह रही हैं, लेकिन कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि हमारे मुसलमान जो हुक्मरान हैं वो ख़ुद अवाम के इतने मकबूल या नहीं, लेकिन अब उनको अपनी बचत के लिए करना पड़ेगा ये।
हाँ, तो बचत के लिए ही ये लोग हमेशा अमेरिका के पास जाते हैं, अपनी बचत के लिए। ये लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं जाते हैं। अगर ये अमेरिका के ख़िलाफ़ जाएँ तो सारे के सारे मसले हल हो सकते हैं, क्योंकि वो अमेरिका इस वक्त सुपर पावर है और वो एक्सप्लॉइट करता है। हमारे मुस्लिम ममालिक के जहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं, उसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ही मगरबी कंपनियाँ ले जा रही हैं। उस प्रॉफिट से मुस्लिम ब्लॉक को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। एक मुस्लिम कॉमनवेल्थ के हैसियत से इनके पास जो अरबों या ट्रिलियन डॉलर्स के जो रिजर्व्स हैं या सॉवरन फंड्स जो हैं, उससे पाकिस्तान को या दूसरे जो ममालिक जिनके पास तेल नहीं है उसको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है। सिर्फ ये चंद एक टिक टके के तौर पे हमें दे देते हैं। इनको चाहिए कि पूरी मुस्लिम ममालिक के इंफ्रास्ट्रक्चर को, एजुकेशन को और टेक्नोलॉजी को डेवलप करें, लेकिन वो ये नहीं कर पाते। लेकिन बात मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इस वक्त जो अमेरिका और इसराइल की जो हम देख रहे हैं कि मुआहिदा होने के इम्कानात हैं, इसमें ये इनकी तमाम साजिशें हैं। और नेतन्याहू शैतान जो आपने लफ्ज़ कहा, ये बिल्कुल है। और ये कोई शख्सी शैतान नहीं, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड शैतान है कि जो अमेरिका में भी बैठ के वहाँ की लॉबीज़ बना के, वहाँ पे हालात को मनूवर करके, वहाँ के कांग्रेस जो है वो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का ज़्यादा इस्तक़बाल करती, तालियां बजाती है बनिस्बत अपने इलेक्टेड सदर के। तो ये एक इसराइल की जो गिरफ्त बनी हुई अमेरिका के ऊपर, वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि अमेरिका और इसराइल ने ये जो 40 दिन की जंग लड़ी, उस 40 दिन की जंग के दौरान जिस तरह ऑयल की जो फ़्लो है, 20% फ़्लो इन द वर्ल्ड जो है वो कम हो गया हुआ है, जिसका मतलब ये तेल की कीमतें बहुत बढ़नी चाहिए। लेकिन अमेरिका ने इसका हल ये निकाला कि अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व से कोई 500 मिलियन बैरल तेल जो है मार्केट में फेंके, ताकि कीमतें जो $200 पर बैरल ना हो जाएं। तो अब तक वो रोक लिया। अब वो सारा का सारा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिज़र्व जो इस्तेमाल हो रहा है, और जून के पहले हफ्ते में इनके पास अब स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स भी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि अगर जून तक ये जंग जाती है तो फिर आप समझ लें कि बहुत ही बुरे हालात होंगे। हम 200 से भी ज़्यादा डॉलर का फ़ी बैरल तेल देख सकते हैं। तो अब अमेरिका के पास सिर्फ ये चॉइस है कि जंग किसी भी तरह बंद करे, और उसके लिए अब रास्ता ईरान ने यही दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एक इंटरनेशनल या रीजनल अलायंस के ज़रिए मैनेज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका के अब हवाले नहीं होगी। अब ये उस तरह का नहीं। ईरान ने अपना एक सॉवरन राइट जो है आपने हॉर्मुज़ पे वो इन्फोर्स कर दिया हुआ है। अब ये इसी तरह ही रहेगी मैनेजमेंट में। राइट हामिद, लास्ट मिनट फॉर यू सर, हामिद अल-मशरकी। बट मैं बड़ी क्लियर बात कहता हूं कि इसराइल की जो सारा प्लान था ना, मैं समझता हूं कि वो बहरहाल चौपट हो रहा है। आज वेस्टर्न सपोर्ट इसराइल को नहीं है, अमेरिका को नहीं है, नेटो खत्म होने आ रहा है, यूरोप जो है वो अमेरिका से दूर होकर चाइना की तरफ देख रहा है। खुद अमेरिका के अंदर इसराइल के खिलाफ बहुत बड़ी एक आवाजें उठ रही हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो नारा था वो इसराइल के प्रॉक्सी बनकर तबाही की तरफ जा रहा है। मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं, और ये ऐसी चेंजेस थी जो एक्सपेक्ट नहीं की गई थी। लेकिन कभी कभी मैं एक ही लफ्ज बोलता हूं कि डिवाइन जो रूल है ना, जो कुछ बंदा का सम मैन प्रपोजेस एंड सम गॉड प्रपोजेस, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो गॉड प्रपोजेस, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बिल्कुल, तो गॉड डिस्पोजेस हो रहा है, यानी कि मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह की तरफ से भी कुछ हिकमत सामने आएगी। राइट। डॉक्टर हामिद, आपका, सकलैन इमाम आपका, अनीका निसार आपका बहुत बहुत शुक्रिया के लिए। इतना ही हमारे प्रोग्राम का वक्त था, और चलते चलते मैं ये कहूँगा कि हमें दो बातों का ख्याल रखना है कि ये जो दहशतगर्द हैं, इनके लिए किसी किस्म की हमदर्दी नहीं हम पैदा कर सकते। इनके लिए कोई लॉजिक नहीं है, कोई इनके लिए यानी कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। इनको आहनी हाथों से निपटना पड़ेगा, और यही पूरी कौम का रिजॉल्व भी होना चाहिए। चलते चलते आपको मैं खरसा टीम की तरफ से जो है सबको पेश की ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप सब की कुर्बानियाँ और दुआएं उनको कबूल फरमाए, हमारे लिए आसानियाँ करें। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।